गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग में। जी हाँ, हम सब लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं। तो इसी के लिए हमारा ये सेशन है जो हर थर्सडे और सैटरडे हम करते हैं सुबह 10 बजे। सो दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत है और आप लोगों से विनम्र ये हमारी प्रार्थना है कि अपनी टीम्स को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करिए इस सेशन में, सो दैट बहुत सारे गलत फहमियां भी उनकी दूर हों और किस तरीके से हम हेल्दी रह सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी स्किन को ब्यूटीफुल कर सकते हैं और हेयर्स को ब्यूटीफुल कर सकते हैं, ये हम लोग जाने। सो दोस्तों, आज का हम ये सेशन शुरू करते हैं और हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे आज की गेस्ट और आज की हमारी स्पीकर मिसेस ललिता शर्मा जी को, जो खुद में एक ब्यूटी एक्सपर्ट है। उनका अपना ब्यूटी पार्लर है, मोदी केयर बिजनेस को बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं और बहुत डीप नॉलेज रखते हैं स्किन केयर की, हेयर केयर की और ब्यूटी के बहुत सारे वो ऐसे उपचार और ऐसे घरेलू हमें सॉल्यूशंस देती हैं कि कोई भी बड़े आराम से अपने घर पे वो सॉल्यूशंस अपना करके अपने आप को ब्यूटीफुल रख सकता है और साथ के साथ बहुत सरल होते हैं ये जितने भी उपाय वो हमें बताती हैं। सो दोस्तों, इनवाइट करते हैं आप सब लोगों के सहयोग के साथ हमारे आज के स्पीकर ललिता शर्मा जी का। ललिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फियाज जी। गुड मोदी के मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी स्वागत है आज के सेशन में और आज की शुरुआत करते हैं हम। आज का सेशन जो है वो हेयर एंड केयर के ऊपर है, तो अपने जो भी साथी हैं उनको बुला लीजिए, अपने नोटपैड को साथ में रख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं जी फियाज जी। जी, सो ललिता जी, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग सर। ललिता जी, आज का जैसे हमारा सेशन है हेयर केयर का जी और इससे पहले हम आगे बढ़े, हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो बाल हैं, हमारे हेयर्स हैं, ये बनते कैसे हैं और फिर इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि इनकी बेसिक ध्यान रखने के लिए हमें क्या-क्या जरूरी चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। सो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हमारे हेयर्स बनते कैसे हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और क्या सब लोगों के बाल एक तरीके के होते हैं? जी बिल्कुल। फियाज जी, मैं बताना चाहूंगी आपको कि और अपने साथियों को कि जो बेबी होता है और जो माँ के पेट में ही होता है तभी तक, तो 22 वीक का जब वो होता है या कह लो 5.5 महीने का जब होता है, तो उसकी बॉडी के अंदर फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। वो फॉलिकल्स जब हम बड़े होते हैं और जब हमारी डेथ होती है तब तक वो फॉलिकल्स रहते हैं और उनके अंदर, उन्हीं फॉलिकल्स के अंदर ही हेयर की ग्रोथ होती है। मतलब एक फॉलिकल्स के अंदर 1 से 5 हेयर तक की बन सकते हैं और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने हमारे बाल घने हैं और कितने हमारे बाल लाइट हैं। और ये जो फॉलिकल्स होता है ये जब हम यंग होते हैं तो हमारे बालों की ग्रोथ, जब हम जवान होते हैं तो हमारे बालों की ग्रोथ ज्यादा होती है। वहां से मतलब ये कहते हैं कि बाल ज्यादा निकलने शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर से। तभी ये होता है कि लेडीज के अंदर वो कम होता है और जेंट्स के अंदर वो ज्यादा होता है बॉडी के ऊपर। और लगभग 5 मिलियन तक ये फॉलिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर जो बेबी होता है तब से ही। और हेयर की बात करी जाए तो 1 मिलियन के करीब ये हेयर सिर के ऊपर होते हैं। तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है और इसी में से किसी के बाल बहुत ज्यादा निकल जाते हैं, घने हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि 1 से 5 हेयर एक फॉलिकल्स के अंदर से निकलते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि जब हम खाना खाते हैं या हम जो भी हमारी दिनचर्या होती है,
आप भी नोट कर सकते हैं कि हमारे जो बाल हैं वो किस किस चीज पे डिपेंड करते हैं, और क्यों हमारे बाल लाइट हो जाते हैं, क्यों हमारे बाल घने हो जाते हैं, क्यों हमारे बाल शाइनी हो जाते हैं, और क्यों हमारे बाल रफ हो जाते हैं। तो ये भी आप भी लिख सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर, तो हम फिर मैच कर लेंगे उस चीज का। तो आप भी लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। ये जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा पहली चीज तो होता है खाना पीना। जब माँ जब प्रेग्नेंट होती है कोई भी लेडी, तो बोला जाता है उसको हेल्दी खाना खिलाना चाहिए। उसको टाइम टू टाइम जो भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होती है उस टाइम के अकॉर्डिंग वो करनी चाहिए। बल्कि उसको बहुत सारे फ्रूट, बहुत सारे जूस और बहुत सारे जो एलमंड वगैरह होते हैं तो वो खिलाए जाते हैं, ताकि वो भी स्वस्थ रहे और उसका बच्चा भी स्वस्थ रहे। तो वहीं से ये जर्नी शुरू हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना, हमारा हार्ट जो होता है, बच्चे का हार्ट सबसे पहले पैदा होता है और सबसे बड़ी लाइफ होती है। तो हेयर की भी मतलब बहुत लंबी जर्नी होती है, और ये कह लीजिए कि डेथ के बाद भी हमारे जो हेयर है उसकी ग्रोथ रुकती नहीं है कई घंटों तक। और एक दिन के अंदर ये 0.1 से लेके 0.3 तक की ग्रोथ होती है एक दिन के अंदर। और अगर हम 6 महीने की बात करें या हम साल भर की बात करें तो ये 6 इंच के आसपास एक साल के अंदर बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी मैं कहूंगी कि डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना खाते हैं, आप कैसे एक्सरसाइज करते हैं, आपके अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी है, केराटिन कितना होता है आपके अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि कह लो कि किसी के बाल रफ हो गए, किसी के बाल वाइट हो गए, किसी के बाल हल्के हो गए, किसी के बालों में डैंड्रफ हो गया, किसी के बाल बहुत ज्यादा हैवी हो गए, किसी के बालों में कर्ल कर्ल आ गए हैं, किसी के बालों में जो बहुत अजीब से बाल हो जाते हैं, जैसे उसको कह लो कि मतलब कर्ली भी नहीं है और वो सिल्की भी नहीं है, वो बहुत झाड़ जैसे बाल हो जाते हैं। तो उस टाइप के भी बाल हो गए, और उनके अंदर डैंड्रफ हो जाता है, किसी के बाल ऑयली ज्यादा हो जाते हैं, किसी के बाल रफ ज्यादा होते हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे खाने पीने के ऊपर, हमारी दिनचर्या के ऊपर, हमारी एक्सरसाइज के ऊपर, और हमारी केयर के ऊपर। जो हम बालों की ध्यान रखने वाली बात है, जैसे हम अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही हम बालों का भी ध्यान रखते हैं। और जितनी उनको केयर करी जाएगी, जैसे कहते हैं ना, छोटा बेबी होता है तो जो उससे प्यार करता है वो उसके पास फटाफट से आ जाता है ना। जो भी उससे प्यार से बोलता है वो बच्चे उनके पास फटाफट आ जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं तो हमारी स्किन और अच्छी होती चली जाती है। जब हम अपने हेयर का ध्यान रखते हैं तो हमारी जो हेयर की ग्रोथ है और जो हमारा उनकी शाइनिंग है वो बरकरार रहती है। वो डिपेंड करती है आपकी सारी चीजों के ऊपर, जो जो आप दिन में करते हैं और जो लंबे टाइम तक चलती है। एक चीज मैं और यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जो हमारे हेयर की ग्रोथ होती है वो उनका एक पीरियड होता है, जैसे उनका गिरने का और उनका रुके रहने का एक पीरियड होता है। 90% वो रुकते हैं और 10% वो गिरते हैं। तो ये एक लंबे पीरियड तक होता है, और ये जो लंबा पीरियड है, जो रुकने का पीरियड है, ये ज्यादा देर तक का लंबा होता है। और जो गिरने का पीरियड होता है, मतलब 2 से 8 साल तक का जो पीरियड होता है बालों का, वो रुके रहने का होता है। लेकिन जो गिरने का पीरियड होता है वो 3 से 4 मंथ में वो मतलब गिरने का होता है। और इसके दौरान जब हम इनकी केयर करते हैं तो हम उस पीरियड को भी बढ़ा सकते हैं, जो गिरने का पीरियड होता है या जो रुके रहने का पीरियड होता है। जो उनकी रुके रहने के पीरियड को हम लंबा कर सकते हैं। इसको हम ½ % से लेके और 2.5% तक हम लंबा रख सकते हैं उनका ध्यान रखने के बाद।
तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग अपने हेयर की ग्रोथ कैसे होती है उनको, उनके अंदर एक मेलानिन का जो पार्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो काले कितने रहे किसी के भी बाल, और किसी के बाल व्हाइट कैसे हो जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी के बाल ब्राउन होते हैं तो उसमें भी अ, उसी की मात्रा पे डिपेंड करता है। जो मेलानिन, जो हमारी स्किन के अंदर जैसे मेलानिन ज्यादा होता है तो हमारी स्किन जो है डार्क कलर की हो जाती है, ऐसे ही जितना मेलानिन ज्यादा होगा तो हमारे हेयर का कलर भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर एक बार किसी, जब हम हमारे बाल झड़ने के उसमें आते हैं तो मतलब नॉर्मली बात है कि 100 बाल जो हैं डेली झड़ जाए तो कोई बहुत वैसी बात नहीं होती है, नॉर्मल बात होती है, क्योंकि इतने ही बाल दोबारा से हमारे रीग्रोथ हो रहे होते हैं। लेकिन अगर वो बाल एक बार झड़ गए, एक बार जहां पे गंजापन आ गया और उस वो जो स्किन है वो अगर चिकनी हो गई तो वहां पे बाल दोबारा फिर कभी भी नहीं आएगा। लेकिन अगर गिरने के प्रोसेस में ही उसको संभाल लिया जाए तो हम उनको बहुत अच्छे तरीके से उगा सकते हैं दोबारा ही, और उनको जनरेट कर सकते हैं, उसको हम बचा सकते हैं। अपने बालों को हम लंबे पीरियड तक अपने सिर के ऊपर रख सकते हैं। और आप देखें कि किसी के भी बाल जब लंबे और घने होते हैं, या जेंट्स के भी कह लो कि काले बाल होते हैं, तो मतलब वो एक फीलिंग उसके अंदर अच्छी आती है। लेकिन एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि ये कह लो कि 40 साल, 45 साल, 50 साल के आसपास की जो एज होती है उसमें बाल वाइट होने शुरू हो जाते हैं, वो नेचुरल प्रोसेस होता है। लेकिन आज का जो टाइम है, आज का जो खाना पीना है, वो ऐसा हो गया है कि बच्चों के जो बाल हैं वो छोटी एज के अंदर ही वाइट होने शुरू हो गए हैं। वो बहुत डिपेंड करता है उनके खाने पीने पे और उनके रूटीन के ऊपर जो वो पूरा दिन में करते हैं, या उनके पेरेंट्स के ऊपर कि उनके पेरेंट्स कैसे हैं, हेरिडिटी जो होती है उस पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम बालों के लिए जान सकते हैं, और ये ही हैं जो मतलब सब एक बेसिक जो चीजें हैं वो यही हैं। जी। जी, जी। तो बहुत अच्छी खूबसूरत नॉलेज दी आपने बालों के बारे में। अ, एक चीज़ बताइए जी। कि कैसे पहचानें कि हेल्दी हेयर हम्म, किसके हैं और हेल्दी हेयर्स की पहचान क्या है? यानी हम कैसे समझ सकते हैं कि क्या हमारे बालों की ग्रोथ या हमारे बालों की जो स्थिति है, वो हेल्दी है इस समय या अभी मामला थोड़ा डेंजरस है? हम्म। तो ये कैसे पहचानें? देखिए, जब जब ये लगे कि हमारे वॉश बेसिन के ऊपर बाल गिर रहे हैं, जब हम कॉम्ब कर रहे हैं तो हमारे बाल हमारे कंधे के ऊपर आ रहे हैं, हमारे फर्श के ऊपर जा रहे हैं, और जहाँ पे हम कंघी करते हैं या पूरे घर में बाल बाल नजर आते हैं कई बार, तो वो एक सिचुएशन ऐसी होती है कि वहां पे केयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और देखने से ही पता चल जाता है किसी के भी बाल, अगर उनके अंदर शाइनिंग है, अगर वो थोड़े से घने हैं, या यूं कह लीजिए कि बहुत पतले से नहीं हैं, तो वो हेल्दी बाल होते हैं। कई बार रफ होते हैं तो वो उसको भी हम हेल्दी नहीं कह सकते हैं। जैसे एक जब इंसान होता है और वो हेल्दी होता है तो उसकी सारी चीजें, जैसे स्किन कह लो या फिर उनके हेयर कह लो, सारी चीजें हेल्दी नजर आती हैं और वो खूबसूरत लगता है। लेकिन जब उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो वहां पे ना तो उनकी स्किन के ऊपर कोई शाइनिंग होती है, ना उनके बाल ऐसे ही होते हैं जैसे कोई सो के उठता है या थोड़ा बीमार हो जाता है, तब उनके जो बाल होते हैं और जो उनकी स्किन होती है तो उसमें एक डलनेस आ जाती है। तो यही सारी चीजें हैं, तो हम देख के ही पहचान सकते हैं कि बालों की टेक्सचर क्या है। और ऐसे अब जब हाथ लगाते हैं तो उससे पता चल जाता है कि इसमें कितनी शाइनिंग है, कितनी उसमें ऑयल की कमी है, या फिर कितना भी उसके अंदर जान बची हुई है। और जो ये बाल निकलते हैं हमारे,
तो ये भी ऐसा भी नहीं है कि ये अचानक ही निकलते हैं, इसमें भी एक टाइम पीरियड होता है। जो उसकी जड़ होती है, जो हमारे डर्मिस लेयर के अंदर होती है जड़ इसकी, वहां से वो बाल जब खिंचता है तो वहां से वो बाल थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर एक पीरियड के अंदर उसको और ऊपर और ऊपर और ऊपर, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो गिर जाता है, उसके अंदर जान नहीं रहती। जैसे हम पौधे के उससे लगा सकते हैं कि जो पौधा होता है उसको जब छोटा होता है तो हम उसकी जड़ को अगर काट देते हैं या उसकी थोड़ा सा उसको ऊपर खींच देते हैं जमीन से, तो वो धीरे 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 खराब होने शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे बालों के अंदर भी जो जड़ होती है, अगर वो बाल उससे निकल गया तो वो धीरे धीरे प्रोसेस उसका डैमेज की तरफ आ जाता है, वो डेथ हो जाता है। और जो ये वाले बाल हैं, इनके अंदर कोई भी जान नहीं होती है। जो लेंथ होती है हमारे बालों की, उसमें कोई जान नहीं होती है। जो जान होती है, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हमारे जड़ के अंदर होता है। क्योंकि तभी तो हम जब इनको काटते हैं तो हमको पेन नहीं होता, है ना? तो इनको हम चाहे काट लें, चाहे हम कुछ भी कर लें, चाहे छोटा रख लें, चाहे बड़ा रख लें, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर इनके अंदर जान होती, तो हम जब इसको कट करते हैं तो हमको पेन होता। लेकिन जब ये बाल जड़ से उखड़ता है, तब हमको पेन होता है। तो मतलब वहां पे जो हमारी जड़ है, उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होता है। तो हम ये मान के चलें कि जैसे आपने बताया कि जान जो है वो रूट्स में है, जी। तो बाकी ऊपर की तरफ के जो बाल होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं एक तरीके से। जी, बिल्कुल डेड सेल होते हैं, क्योंकि इसका जो लेंथ के ऊपर कह लो, या मतलब किसी भी चीज को अगर हमारे हाथ में चोट लग जाए या कट लग जाए थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या होता है? पेन होता है ना? अगर हम सुई भी चुभो देते हैं तो वहां पे भी पेन होता है। तो जब हम इनको काटते हैं तो पेन क्यों नहीं होता? जी, जी। तो यही ये है चीजें जो। अच्छा, एक चीज बताइए कि जी। कुछ लोगों के बाल स्ट्रेट होते हैं, कुछ हम्म, लोगों के वेवी होते हैं, हम्म, कुछ लोगों के बाल थोड़े से हार्ड होते हैं, कुछ के बड़े सॉफ्ट होते हैं, कुछ के शाइनी होते हैं। तो अगर हम ये 4-5 तरीके की अलग-अलग कैटेगरीज देखें, तो लोग नॉर्मली समझते हैं कि साहब अगर स्ट्रेट बाल हैं, तो वो बड़े अच्छे खूबसूरत बाल हैं, हेल्दी बाल हैं। तो क्या जो वेवी वाले हैं उनको परेशान होना चाहिए, उनके बाल हेल्दी नहीं है क्या? या इनमें से अगर हम कैटेगराइज़ करने की कोशिश करें, तो क्या हम इनको हेल्दी या नॉन हेल्दी पे कैटेगराइज़ करेंगे या इनको बालों के टेक्सचर पे कैटेगराइज़ करेंगे? जी, बिल्कुल फ़ियाज़ जी, बालों के टेक्सचर के ऊपर डिपेंड होता है सारी चीज़ें, क्योंकि अगर उनका टेक्सचर अच्छा है और वो बाल जड़ से खिंच नहीं रहे हैं, वो जल्दी से निकल नहीं रहे हैं, तो मतलब उन बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा है ना? और जब ये कहो कि किसी के वेवी हैं, किसी के कर्ली हैं या किसी के रफ़ हैं, रफ़ को हम शाइनिंग वाला कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें ऑयल की क्वांटिटी कम है। जैसे हमारी स्किन होती है, उसमें ऑयल की क्वांटिटी कम हो तो शाइनिंग नहीं होती है। ऐसे ही बालों के अंदर जब ऑयल की क्वांटिटी कम होती है तो इनके अंदर भी शाइनिंग कम होती है। आज के डेट में जो फैशन के दौर में रहते हैं लोग, वो सोचते हैं हम ऑयल नहीं लगाएंगे तो हम बहुत स्मार्ट दिखते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता, जो अभी यंग जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, उनको ये नहीं पता है कि अ, हमारी जो खुराक है बालों की, उसको देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमको जितना प्रोटीन खाना ज़रूरी है, उतना ही हमारे बालों में ऑयलिंग देना ज़रूरी है, ऑयलिंग करना ज़रूरी है। तभी हमारे बाल शाइनिंग वाले लगते हैं, अदरवाइज़ वो रफ दिखना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है कि हम उनको सुधार नहीं सकते हैं। और जो कर्ली बालों की और स्ट्रेट बालों की बात कही है, तो आज की डेट में कोई भी अपने बालों से संतुष्ट नहीं होता है, चाहे किसी के कितने भी हेल्दी बाल हों और स्ट्रेट हों, वो चाहता है कि मैं पमिंग करा दूं इसमें। और जिनके कर्ली बाल हैं, वो सोचता है कि मैं इनको स्मूदनिंग करा दूं। जी। तो ये चीजें हैं, तो अपने सेटिस्फेक्शन के ऊपर होते हैं। और ये जब दोनों चीजें होती हैं, चाहे स्मूथनिंग कह लो चाहे क्रिम्पिंग कह लो, ये एक ऑपरेशन होता है।
और उस ऑपरेशन के दौरान जब हम ये कहें कि जैसे हमारे किसी भी बॉडी पार्ट का जब ऑपरेशन होता है, वो हम क्यों कराते हैं? क्योंकि उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, तभी कराते हैं, अदरवाइज ऐसे ही तो कोई उठ के नहीं चला जाता डॉक्टर के पास कि मेरा ऑपरेशन कर दो। लेकिन जब बालों की बात आती है तो यहाँ पे चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कई जेंट्स भी मेरे पास आते हैं कि मतलब जो फैमिली के लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि मेरे बालों की स्मूदनिंग करवा दो दीदी। तो ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए और नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करवा लिया है उस एक ये एक तरीके का ऑपरेशन होता है और उसकी केयर भी उतने ही अच्छे तरीके से हमको करनी होती है, तभी वो बाल रुक पाते हैं। जी। तो एक नेचुरल चीज में और एक आर्टिफिशियल चीज में तो थोड़ी सी चीजें होती हैं जिनकी देखभाल हमको ज्यादा करनी होती जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पहलू के ऊपर आज क्वेश्चन किया है और इसके बारे में हम जानना भी चाहेंगे और डिटेल में, क्योंकि आज की डेट में बहुत तरीके के ट्रीटमेंट्स एज सच कहा जाता है उनको बालों के लिए, जो ब्यूटी पार्लर्स में दिए जाते हैं, जैसे क्रेटनिंग करा लो, स्मूथनिंग करा लो, ये करा लो, बहुत है। सारी तरीके की चीजें होती हैं। तो क्या वाकई में ये हमारे बालों के लिए हेल्दी है, करवाना चाहिए, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इससे हमें नुकसान पहुंच सकता है? बिकॉज एक बार बाल गए तो फिर बाल बार तो आने वाले नहीं है। तो क्या ये करवाने चाहिए इस तरीके के ट्रीटमेंट्स, या नेचुरली जो बालों को हम हेल्दी कर सकते हैं थ्रू आवर डाइट, और वो कौन सी डाइट होनी चाहिए जिनके थ्रू हम अपने बालों को हेल्दी कर सकते हैं? क्या देख रेख हम कर सकते हैं आराम से घर से? उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मतलब एक तो है आर्टिफिशियली तौर से और एक है नेचुरली तरीके से हमें अपने बालों की केयर करना। तो बेटर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी। जैसा कि मैंने बताया कि जो क्रिम्पिंग होती है और जो स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग होती है, वो एक तरीके का ऑपरेशन होता है। उसके बाद अगर हम अपने बालों को ठीक से मतलब केयर करते हैं, उनका हेयर स्पा अच्छे से तरीके से करते हैं, उनमें बहुत अच्छी डाइट लेते हैं और जिस तरीके से बताया जाए उसी तरीके के शैम्पू और कंडीशनर का यूज़ हम करते हैं, तो वो बाल बच सकते हैं। अगर वहां पे आपने मिस्टेक की तो धीरे धीरे आपके बाल निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर आप जो पार्लर वाले हैं उनको बोलते हैं कि मेरी स्मूथनिंग अच्छी नहीं हुई या मेरी जो रिबॉन्डिंग है वो अच्छी नहीं हुई। यहाँ पे दिक्कत उनकी नहीं है, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने एक ऑपरेशन कर दिया, लेकिन बाद में संभाल आपने करनी होती है। जैसे हम कोई घुटना बदलवाते हैं तो उस घुटने बदलवाने का प्रोसेस तो डॉक्टर ने कर दिया, लेकिन उसमें बाद में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि उनको इतने महीने तक एक्सरसाइज करवानी है, इतने महीने तक उनको वॉक करानी है, पकड़ पकड़ के चलाना होता है। तो ये सारी चीजें हैं कि हमको इन बालों का भी ऐसे ही ध्यान रखना होता है, इनके अंदर भी सारी चीजें करनी होती हैं, लेकिन हमारा नेचुरल प्रोसेस भी है जो कि हमारे मोदी केयर में भी है और हमारी किचन के अंदर भी है। इन सारी चीजों से हम अपने बालों की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल कर सकते हैं और नेचुरल फॉर्म में हम उनको अच्छा रख सकते हैं। बस थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत है यहाँ पे। जी। तो अभी हम ये साथ में जानना चाहेंगे कि जैसे नेचुरल तरीके में क्या हमारी डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बालों के लिए, जैसे आपने बताया, और क्या-क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारे बालों के लिए लाभदायक हैं? क्या खाना हमारे लिए बेटर है? क्या खाना चाहिए जिससे हमारे हेल्दी बाल हो? जी, बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ जो बाल बनते हैं वो प्रोटीन के थ्रू बनते हैं। प्रोटीन इनके अंदर होना ज़रूरी है, आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बालों की अगर हम बोले ना कुछ भी करवाना है तो हमको केराटिन करानी चाहिए क्योंकि वो एक ट्रीटमेंट होता है बालों का। तो केराटिन से हमारे बालों को प्रोटीन मिलता है और वो और हेल्दी नज़र आते हैं, तो हमको वो कराना चाहिए। साथ में अपने जो घर के अंदर जो खाना खाते हैं, इसमें आयरन की भरपूर मात्रा होनी चाहिए, आपका प्रोटीन बहुत ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए, मल्टीविटामिन की जो हमारी जो टैबलेट है वो बहुत अच्छे से काम करती है बालों के ऊपर और जो फ्लैक्स ऑयल है, वो भी हम इसमें अपने जो मिक्स करके और खा भी सकते हैं इसको और हम अपने बालों के लिए उसको लगा भी सकते हैं।
तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और मतलब एक हेल्दी खाना जब हम खाते हैं तो हमारे बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, और साथ में अगर उनकी ऑयलिंग प्रॉपर तरीके से हम करते हैं, जैसे जो बालों को वॉश करता है, तो ये कहते हैं कि जिनके छोटे बाल हैं वो डेली वॉश करते हैं, लेकिन उनके अंदर भी आपको ऑयल पहले लगाना चाहिए। जैसे रात में ऑयलिंग करके सो गए और सुबह वॉश कर लिया, चाहे उनको डेली आप, जैसे किसी के लंबे बाल हैं वो भी अगर ऐसा करते हैं, वो भी अगर डेली ऑयलिंग करते हैं, डेली उनको वॉश करते हैं, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट शैम्पू के साथ, तो उनके यहाँ बालों। पे यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे पास मोदी केयर में ना आज की डेट में बहुत तरीके के ऑयल है, मोरक्कन आर्गन ऑयल है, आंवला ऑयल है, फिर वो ठंडा ठंडा कूल कूल ऑयल है, तो हमारे पास बहुत तरीके के, हमारे पास बादाम का ऑयल है। इनमें से अगर सिलेक्ट करना है तो कैसे सिलेक्ट करें, क्या रिपीटिशन में इनको यूज करें इसके, बिकॉज जब बहुत सारी चीजें होती हैं, जब एक ही चीज होती है तो वो ऑप्शन नहीं होता, लेकिन जब बहुत सारी चीजें आपके पास होती हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब इनको डेली हेयर केयर रिचुअल में हम कैसे यूज करें इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, बिकॉज आप ऑयलिंग के ऊपर आपने बार बार जोर दिया है। जी, जी। इसमें मैं कहूँगी कि जो हमारे बालों का टेक्सचर है, पहले तो वो ध्यान देना है। दूसरी चीज़, आप डाइट क्या ले रहे हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन से वाले ऑयल का यूज़ करना है। कि अगर आपने कोई, मान लो बादाम वगैरह आप बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो आप बादाम ऑयल लगाइए, तो आपके बादाम की जो पूर्ति होगी वो उसके जड़ों के अंदर जाएगी, और उसको वो लंबा, घना और खूबसूरत बनाएगी। लेकिन जो मोरक्कन ऑयल है, वो उसका अगर मैं बात करूँ, तो वो एक हाथ के साथ, मतलब आपके हैंडमेड प्रोसेस के साथ वो तैयार किया गया है। उसके अंदर आप ऑयल का, बादाम का ऑयल मिक्स कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल मिक्स कर सकते हैं। आप मोरक्कन के अंदर ऐसी क्वालिटी होती हैं जो बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेके चल रही हैं, और बहुत सारी जो बालों की जो समस्याएँ होती हैं, उनके ऊपर वो काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। उसी का जो शैम्पू है, वो अगर आप कह लो कलर बाल आपके हैं और आप कलर करते हैं, आपका कलर जल्दी से उतर जाता है, तो जो साथ में या तो कलर के साथ में जो हमारा जो ट्रीटमेंट का बाद में आता है, जो कंडीशनर आता है, उसको लगाएँ, या फिर हमारे जो मोरक्कन का जो शैम्पू और कंडीशनर है, उसका यूज़ करेंगे। कोई भी आपने ट्रीटमेंट करवाया है, चाहे पार्लर में जाके कराया है, चाहे आपने कहीं पे भी कराया है, अगर उसमें आप बहुत लाइट, माइल्ड वाला शैम्पू यूज़ करेंगे, तो उसके ऊपर बहुत अच्छे से असर रहेगा, और वैसे कर सकते हैं। जो कूल-कूल वाला बताए, अगर किसी के सिर में बहुत गर्मी है, जैसे जो हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आप कूल-कूल वाला लगाएँ, तो वो उसको नॉर्मल उस पे ले आएगी, और उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। जिनके बाल ज़्यादा व्हाइट हो गए हैं, या व्हाइट होने के प्रोसेस पे शुरू हो गए हैं, वो आंवला का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आंवला उनके ऊपर बहुत अच्छे से काम करेगा। तो अलग-अलग तरीके हैं, अलग-अलग जिसके बाल हैं, उसके ऊपर अलग-अलग ही हमारे ऑयल काम करते हैं। चलिए, आज आपने हमारा कंफ्यूजन दूर कर दिया है, वरना कई बार यही होता था कि कौन सा वाला बेटर है, कौन सा यूज करना चाहिए, तो आपने हर चीज का बता दिया। अच्छा, क्या हम इसको डेली रिचुअल में ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ दिन एक ऑयल कर लिया, या एक दिन एक कर लिया, एक दिन एक कर लिया, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, या जैसे आपने बताया कि अपने बालों को समझ करके उनकी नीड क्या है हुँ। उसी के हिसाब से ऑयलिंग करें, या आज आंवला यूज कर लेते हैं, कल कोई और यूज कर लेते हैं, जैसे कल बादाम वाला कर लेते हैं, फिर मोरक्कन आर्गन कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या शफलिंग? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ से आपको उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे हम जो खाना खाते हैं और उसका हम ज़्यादा उसमें क्वांटिटी अच्छी वाली कैसे लेके आएँ, तो हम उनको दालों को अंकुरित करते हैं, है ना? और दूसरा, हम उसको मिक्स एंड मैच करके दालें बनाते हैं। तो उससे हमारी जो बॉडी है उसको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और उसकी क्वालिटी और अच्छी हो जाती है, जो हम खाना खाते हैं।
या जो हम दाल लेते हैं मिक्स करके अगर जब हम बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी और अच्छी हो जाती है, हमको कई चीजें इकट्ठी मिल जाती हैं। जी, जी। तो अच्छा, यहाँ पे भी हम ऐसा कर कर सकते सकते हैं, हैं। कर जी, सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि ऑयलिंग करने का बेस्ट समय क्या है? क्या जैसे हम सुबह कई लोग ऑयल लगा करके ना फिर बाहर निकलते हैं हुँ। और कई कई जगहों पे कहा जाता है कि आपको ना रात को ही ऑयलिंग करनी चाहिए और जब सुबह बाहर निकलें तो उसको शैम्पू करके निकलना चाहिए। ऑयल बालों बालों में नहीं रहना चाहिए। तो इसके बारे में हमें क्लैरिटी अगर आप दे पाएँ कि बेस्ट क्या है इसमें? जैसे हमने पिछली बार जो बताया था कि जो स्किन होती है, जिसकी ऑयली स्किन होती है, अगर वो ऑयली स्किन के साथ बाहर गया, तो जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं, वो हमारी स्किन के ऊपर चिपक जाते हैं। ऐसे ही जब हम ऑयल लगा के बाहर निकलेंगे, तो वो डस्ट के पार्टिकल ज़्यादा खींचेगा। जो ऑयल है, वो जल्दी से उस डस्ट के पार्टिकल को खींचेगा, प्लस जो पॉल्यूशन है बाहर का, उससे वो जल्दी खराब होने के चांस रहते हैं। और आज की जो डेट है, उसमें जो पर्सनैलिटी की बात करी जाती है, जो बच्चे बोलते हैं कि हम ऑयल लगा के बाहर नहीं जाएँगे, तो ये यहाँ पे हम अगर रात में ऑयलिंग करके सोते हैं और सुबह उसको वॉश कर लेते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। अदरवाइज़ किसी के पास रात में लगाने का भी टाइम नहीं है, तो जब वॉश करते हैं उससे 2 से 3 घंटे पहले भी अगर हम ऑयलिंग कर लेते हैं और उस तो उसमें कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं रहती है। जब हम डेली ऑयलिंग करके वॉश करते हैं बालों को तो उसमें हमारा जो ऑयल है वो बरकरार रहता है, जो हमारा मॉइस्चर है वो बरकरार रहता है, जो हमारी शाइनिंग है वो भी बरकरार रहती है। तो हम जब कंडीशनर का यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने ऑयलिंग भी कर ली और कंडीशनिंग भी कर ली, तो ये कोई तुकबंदी नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो है वो सब कुछ हमने अपना यूज़ कर लिया, अपने बालों के ऊपर अप्लाई कर लिया, तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। चाहे आप सरसों का ही तेल लगाएँगे अपने बालों में, तो उससे भी हमारे बालों की कंडीशनिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। और पहले की अगर टाइम की बात करी जाए, जो हमारी दादियाँ और नानियाँ जो करती थी, तो वो उनके पास 2 ही ऑप्शन होते थे, या तो कोकोनट ऑयल या फिर सरसों का ऑयल। तो जिनके जो उस टाइम के बाल होते थे, आपने देखा होगा कि पहले ज़्यादा व्हाइट भी नहीं होते थे क्योंकि उनकी डाइट बहुत अच्छी होती थी, उनकी एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वो काम जैसे पहले खुद घर में काम करते थे, तो वहाँ पे एक्सरसाइज़ भी उनकी रूटीन में होती रहती थी और उसकी वजह से उनका ना तो हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आती थी, जो कि मोटापा हमारा ज़्यादा हो गया या कुछ हो गया, तो डबल काम होते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर बात करते हैं कि किसी के घर में मेड नहीं है, तो यहाँ पे वो बहुत अजीब-सा फ़ील करते हैं कि हमारे घर में मेड नहीं है। लेकिन अब अपने टाइम को बचाने के लिए तो मेड रखनी पड़ती है, लेकिन इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि अपने घर की हम खुद सफाई करते हैं, अपनी जब बॉडी की हम सफाई करते हैं, अपने बालों की सफाई करते हैं, तो अपने घर की सफाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं है और उससे आपकी जिम जाने का जो टाइम होता है, वो बिल्कुल बच जाता है। तो वहाँ पे एक्सरसाइज़ करने वहाँ पे भी आप टाइम लगाते ही लगाते हैं क्योंकि तो अपने घर में काम जब करते हैं डेली सारे जैसे झुकने का काम है, उठने का काम है, तो आपके पेट ये के ऊपर भी बहुत अच्छे से असर नेचुरल पड़ता है। नेचुरल एक्सरसाइज है। नेचुरल तरीके की एक्सरसाइज यहाँ पे हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी जैसे हमने बात की ऑयलिंग की, तो आपने हमारे को एक बड़ी क्लैरिटी दे दी कि किस तरीके के, यानी कब-कब हम कैसे-कैसे ऑयल को हम यूज़ करें, और अगर हम सारे ऑयल्स को शफ़ल करके भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए हेल्दी है। हुँ। फिर हमने बात की कि जब बाहर जाएँ तो कोशिश यही करें कि ऑयल बालों में ना हो, वरना फिर डस्ट वग़ैरह इकट्ठा होकर के वो बालों को नुकसान पहुँचा सकती है, डैंड्रफ भी पैदा कर सकती है कई उसमें। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी फ़ियाज़ जी, जी, जैसे जो हमारे ये जो मोरक्कन ऑयल है और जो सैलून वाला ऑयल है, जी, इसमें चिपचिपाहट नहीं है। नहीं है। तो ये कंडीशनिंग के जैसे हम लगा सकते हैं या सीरम के तौर पर हम इसको लगा भी सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। अच्छा, तो इसके इस इन्हीं 2 ऑयल्स के बारे में एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या ये हमें रूट्स में, जैसे अगर बाहर जा रहे हैं, तो क्या हमें रूट्स में भी अप्लाई करना चाहिए, या सिर्फ़ टिप के ऊपर, ऊपर बालों के ऊपर अगर हम अप्लाई करके बाहर निकल जाएँ तो वो ज़्यादा बेटर है? ताकि अ, रूट्स नहीं में, क्योंकि जो स्काल्प है, स्काल्प के ऊपर अगर डस्ट जमेगी, तो हुँ। वो दिक्कत में होती है। तो
या रूट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं इनको? देखो, अगर अगर किसी के बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं और वो सीरम के जैसे इसको लगाना चाहता है, तो फिर इन बालों के ऊपर लगाएंगे, है ना। जड़ों में ना लगाए तो भी चल जाता है। लेकिन अगर कोई जिसके बाल बहुत ही ज्यादा रफ है और उनका जो स्किन के अंदर जब हम लगाएंगे तभी वो डर्मिस लेयर तक जाएगा हमारा ऑयल, और वहां पे वो जड़ के अंदर जाएगा। तो जिनके बाल बहुत ही ज्यादा रफ हैं तो उनको तो रूट पे लगाना ही चाहिए। लेकिन जो सिर्फ शाइनिंग के लिए लगा के जाना चाहते हैं कि हल्की सी हमारे बालों में एक शाइनिंग बनी रहे, तो वो सिर्फ यहाँ पे ही लगा सकते हैं, और इसी से आपके बाल सुंदर और अच्छे दिखेंगे। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है मेरा हम्म, कि कई लोग ना हॉट ऑयल ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब जो ऑयल यूज कर रहे हैं उसको गर्म करके वो यूज करते हैं। खासतौर से सरसों के तेल में देखा गया है, जो लोग सरसों का तेल लगाते हैं उसको हल्का सा गर्म। क्या हॉट ऑयल ट्रीटमेंट बेटर है बालों के लिए? क्या नुकसानदायक तो नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा है हॉट ऑयल, क्योंकि उसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। हॉट मतलब बिल्कुल हॉट नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना करते हैं उसको। और गुनगुने जब तेल को हम लगाते हैं, जैसे हम गुनगुना पानी पीते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो ऐसे ही जब हम गुनगुना करके तेल को लगाते हैं, तो वो भी हमारे जो हेयर है अच्छा उसके रहता है। लिए बहुत अच्छा सा होता अच्छा, जैसे हम लोग अब बात करते हैं, हम लोग जब बालों की क्लीनिंग की बात करते हैं, तो क्लीनिंग में सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ठंडे पानी से नहाना या बाल धोना वो ज्यादा बेटर है गुनगुने से या गर्म पानी से? तो बिकॉज कई बार आजकल जैसे सर्दियां हैं तो एकदम हम गीजर के पानी में या गर्म पानी से बाल धो लेते हैं। क्या वो हमारे बालों की सेहत के लिए अच्छा है? नहीं, यहाँ पे फिर मैं वही कहूंगी कि जो नॉर्मल जो सिचुएशन होती है किसी भी चीज की, जैसे हम स्वेटर क्यों पहनते हैं, हम अपने आप को थोड़ा सा बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए करते हैं। तो जो बिल्कुल ठंडा पानी होता है, जो टैंक का पानी होता है, उससे भी हमको नहीं धोने चाहिए। तो उससे हमारी सेहत भी खराब होगी, प्लस हमारे बालों को भी नुकसान पहुंचेगा। तो यहाँ पे हम हल्का सा गुनगुना पानी करें, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना, जैसे जो ये कह लो कि जो ट्यूबवेल वाला पानी होता है वो नॉर्मल और एक उस टेम्परेचर पे होता है कि वो हमारी हमारे लिए ठीक होता है। जो ताजा पानी होता है वो सबसे बेस्ट होता है। पर जो लोग ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से नहीं नहा पाते हैं, तो वो हल्का सा गुनगुना करें, तो आपकी बॉडी के लिए भी वो अच्छा रहेगा और आपके हेयर के लिए भी अच्छा रहेगा, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा सा रहेगा। तो यहाँ पे आपको गुनगुना बहुत पानी, हम्म, गुनगुना पानी यानी बेटर है। बहुत ज्यादा गर्म पानी से हम ना नहीं, धोएं, वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। नुकसान पहुंचाएगा, आपकी स्किन को भी नुकसान पहुंचाएगा, आप नुकसान जल्दी से बूढ़े हो जाएंगे, आपकी पहुंचा- ड्राइनेस बहुत जल्दी से आ जाएगी, आपके हम्म। रिंकल बहुत जल्दी से आ जाएंगे। तो अपने फेस को भी हमको ज्यादा गर्म पानी से नहीं वॉश करना चाहिए, नहीं धोना चाहिए, और अपने बालों को भी ऐसे ही नॉर्मल पानी से जो हो सके तो उतना नॉर्मल पानी का यूज करना चाहिए। क्लीनिंग में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास ना बहुत तरीके के शैम्पूज मार्केट में भी अवेलेबल है, हमारे मोदी केयर में भी अवेलेबल है। अब होता क्या है कि कई बार हमें ना पता नहीं होता कि हमारे बालों के लिए शैम्पू कौन सा बेटर है और कौन सा हमें यूज करना चाहिए। अब जैसे हमारे पास मोदी केयर में ही लगभग 6 या 7 तरीके के अलग अलग शैम्पूज हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक जल्दी से बात कर लेते हैं कि कौन सा शैम्पू किसको यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। अ, हमारे पास बहुत सारे शैम्पू हैं, तो उन बहुत सारे शैम्पू को, बहुत सारे तरीके के जो हमारे बाल होते हैं, अलग-अलग सबके बाल होते हैं, तो उसी तरीके के शैम्पू का चूज़ करना चाहिए। जैसे किसी के बालों में डैंड्रफ है, तो डैंड्रफ वाला शैम्पू लेंगे, तो उससे हमारे बालों का डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। किसी के बाल रफ हैं बहुत ज़्यादा और वो शाइनिंग चाहते हैं, तो वहाँ पे हमारा स्मूथ एंड शाइन शैम्पू जो है वो बहुत अच्छे से जाएगा। और जिनके बालों में हेयर फॉल की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो हमारे पास जो सैलून वाला हेयर फॉल वाला शैम्पू है उसको यूज करेंगे। और जिनको कलर लगाते हैं लोग, वहां पे हम मुरक्कन वाला जो शैम्पू आया है हमारा, उसका और उसके कंडीशनर का यूज करेंगे। तो बहुत अच्छे से आपके बाल का जो कलर है वो टिका रहेगा। और इस तरीके से हम फिर यूज। हमारे पास जैसे हिना शैम्पू है, आर्निका शैम्पू है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा अगर आप बता जी, दें।
जी, हिना शैम्पू और आर्निका जो शैम्पू है, ये जिनके बालों की जो समस्या, जो ये आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कह लो, उसमें उसमें इस शैम्पू का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए वो लोग बताते हैं, जो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, वो आर्निका के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। लेकिन कई लोगों को वो सूट नहीं करता है, वो क्यों नहीं करता है? क्योंकि उनके बालों की क्वालिटी वो नहीं होती है, जिस जिस तरीके का वो शैम्पू बना हुआ है। तो जो रफ बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे स्मूथ एंड शाइनिंग ही जाएगा। जिनके हेयर फॉल की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और उनके बाल थोड़े से ऑयली हैं, तो वहाँ पे हम आर्निका वाला और जो हिना वाला है, वो शैम्पू का यूज़ कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और सस्ते और बहुत अच्छे क्वालिटी के शैम्पू से हम उसका मतलब समाधान निकाल सकते हैं। चलिए, शैम्पूज के ऊपर हम लोग बहुत बात करना चाहेंगे, आगे भी बात करना चाहेंगे, जी, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे बालों की क्लीनिंग के लिए। और जैसे हम लोग अपनी स्किन की टोनिंग करते हैं, मॉइस्चराइजिंग करते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग बात करना चाहेंगे। बहुत सारे सवाल अभी हमारे बाकी हैं। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, हेयर कलर के ऊपर हम बात करना चाहेंगे। हम सप्लीमेंट्स के ऊपर बात करना चाहेंगे, लेकिन हर चीज़ के लिए समय की ज़रूरत होती है और समय आज हमारा यहीं तक था। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी। ललिता जी ने हमें बहुत डिटेल में हमारे बेसिक्स क्लियर किए हैं हेयर केयर के लिए। और हम लोग आगे घरेलू उपचार इसके ऊपर जिसमें ललिता जी की महारत है उसके बारे में भी हम लोग आगे आने वाले सेशंस में जानेंगे। हेयर स्पा हम घर पे कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से, और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें जरूर बताइए। आपके फीडबैक का हम लोग इंतजार करते हैं चैट में, आप लोग प्लीज उसको बताइए। फेसबुक के ऊपर ये सेशन लाइव है, ललिता जी के फेसबुक पेज के ऊपर, आप लोग उसको जाकर के जरूर लाइक करिए। यूट्यूब के ऊपर ये सेशन लाइव हो जाएगा बहुत जल्दी ही। एक बार जरा ललिता जी हमें अपने यूट्यूब पेज के बारे में जरूर बता दीजिए, बिकॉज बहुत ज्ञान का भंडार है उसके ऊपर। जो लोग भी अपने स्किन की, अपने हेयर्स की केयर करना चाहते हैं, ब्यूटी की टिप्स लेना चाहते हैं, तो हमारी ललिता जी का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर बहुत सारा आपको ज्ञान मिलने वाला है। तो उसको जरूर सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए उसे। बहुत अच्छे अच्छे उसके ऊपर टॉपिक्स ललिता जी कवर करते हैं। तो एक बार हम ललिता जी उसके यूट्यूब के पेज के बारे में जानना चाहेंगे। जी, ललिता शर्मा मोदी केयर लिखेंगे तब भी वो सर्च हो जाएगा और ललिता शर्मा टच एंड ग्लो लिखेंगे तब भी वो सर्च हो जाएगा। तो उस पे आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं, जो फ़ियाज़ जी ने जैसे बताया कि स्किन के ऊपर और हेयर के ऊपर बहुत सारी नॉलेज वहाँ पे है। तो आप ले सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर देंगे, तो आपका जो भी वीडियो आएगी नई, वो आपको सबसे जल्दी और सबसे पहले मिल जाएगी। ललिता जी, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या हम जल्दी से कुछ क्वेश्चंस ले लें? जी, अगर टाइम है तो बिल्कुल ले सकते हैं। हम 1 मिनट का समय लेते हैं। और जैस्मीन जी ने पूछा है कि हेयर फॉल रोकने के लिए क्या करें? हेयर फॉल रोकने के लिए एक्चुअली में ये बहुत लंबा सा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑयलिंग बहुत अच्छे से तरीके से करते हैं, आप खाना में डाइट में बहुत अच्छे तरीके की डाइट लेते हैं, आप जंक फूड का यूज़ नहीं करते हैं और आप प्रोटीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आपकी जो अ, बालों की जो समस्या है, वो सारी ही ठीक हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आप उसपे काम कर सकते हैं। जी, बाकी लंबे उसमें हम अगले पूरे एपिसोड में। सेशन हम एक लेंगे हेयर इसको रोकने के लिए। यानी हेयर फॉल एक बहुत बड़ी समस्या है, डेंड्रफ एक बहुत बड़ी समस्या है। मुझे मालूम है हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आज हमने बेसिक्स क्लियर किए हैं, आने वाले टाइम में हम लोग डिटेल में इसको और ज्यादा तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ड्राई हेयर के लिए कौन सा शैम्पू है, ऑयली हेयर्स के लिए कौन सा शैम्पू है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बात की जाएगी। अभी क्वेश्चन आया ड्राई हेयर के लिए कौन सा शैम्पू है, तो वो जल्दी से एक बार अगर हमें आप बता दें तो फिर हम। स्मूथ एंड शाइन का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। जी। तो एक्चुअली में हम लोगों ने जो आधे घंटे का टाइम लिया था ना, वो आधा घंटा है नहीं हम लोगों के लिए, वो 1 घंटा कब खिंच जाता है पता नहीं लगता। पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। बिल्कुल, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि जितना इनके बारे में हम जानेंगे,
हम अपनी खुद की भी केयर कर पाएंगे और डेफिनेटली हम अपना बिजनेस भी उस तरीके से बढ़ा पाएंगे, बिकॉज हम लोग सब कंसल्टेंट हैं और कंसल्टेंट का मतलब होता है सलाहकार। तो जितनी ज्यादा हमें नॉलेज होगी उतनी ज्यादा हम नॉलेज को शेयर कर पाएंगे, इसलिए लोगों को नॉलेज की हमेशा तलाश रहती है। सो थैंक यू वेरी मच ललिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमारे साथ बहुत सारे ऐसे पहलुओं को टच किया जो शायद हमें पता भी नहीं थे। हमारे को आपने हेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताया, आपने हेयर की लाइफ के बारे में बताया, बेसिक केयर के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स का जो आज आप लोग हमारे साथ इस सेशन में बने रहे। और आगे हम चाहेंगे कि इस सेशंस को और इंटरेक्टिव करें और आपके क्वेश्चंस शुरू से हम चाहेंगे कि आप लोग प्लीज पोस्ट करते रहें, ताकि बीच बीच में हम उन क्वेश्चंस को भी लेते रहेंगे। तो बने रहिए हर थर्सडे और सैटरडे को, और अपने आप को हेल्दी एंड ब्यूटीफुल करिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच।